मेरे साथियों, आप सबका सामान्य ग्रुप परिवार में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। मैं भंवरलाल कुमावत पाली जिला का रहने वाला हूं, स्टेट अवार्डेड टीचर। आप सबके लिए राजनीति विज्ञान से संबंधित टॉपिक लेके आया हूं। ये टॉपिक आपके लिए कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, आरएएस, रिट और टेट और जो भी टीचर से संबंधित रिक्रूटमेंट संबंधित जो भी भर्तियाँ हैं और आप पटवारी, आरएएस, एसपी जो भी संबंधित विज्ञप्तियाँ हैं उसमें आपके लिए मैं ये टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है। हर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आपको इस टॉपिक से संबंधित 2-4 प्रश्न अवश्य पूछे जाते हैं। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब भी आप कोई टॉपिक की तैयारी करें तो आप पूरे तल्लीन होकर के तैयारी करें। आपको 24 घंटे मिलते हैं। आप 24 घंटे में से भी यदि आप 6-7 घंटे मन लगाकर आप पढ़ सकते हैं तो आप आराम से सक्सेस हो सकते हैं। यानी कोशिश करने वालों की हार नहीं होती है। तो अब मैं आपको अपने टॉपिक पे ले चलता हूँ। मेरा टॉपिक है संविधान। संविधान शब्द संस्कृत है समधन विधान, यानी बराबर का कानून, यानी ऐसा एक संग्रह जिसमें किसी देश की शासन सत्ता को चलाने के लिए पूरे कानून कायदे संबंधित हो, उसे संविधान कहते हैं। अब जिस तरह मैं बताना चाहता हूँ, सिंधु घाटी सभ्यता में भी हमें तत्कालीन शासन व्यवस्था से संबंधित हमें मिले हैं, मौर्य साम्राज्य से भी मिले हैं, और मेसोपोटामिया मिस्र की जो हम्मुराबी विधि संहिता है उसमें भी उन्होंने अपने कानून बनाए थे। नेपोलियन बोनापार्ट ने भी कानून व्यवस्था बनाई थी। तो ठीक उसी प्रकार मैं आपको बताना चाहता हूँ हमारा भारतीय संविधान। आज मेरा टॉपिक है संविधान, जो आपके कक्षा पहली से लेकर के बीए एमए तक ये टॉपिक चलता है और हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आता है। तो मैं बताना चाहता हूँ साथियों, संविधान बताने से पहले मैं आपको संविधान के पूरे इतिहास के बारे में बताना चाहता हूँ। यानी हमारा संविधान कैसे बना, उससे किन किन योद्धाओं ने अपना योगदान दिया, किन किन क्रांतिकारियों ने अपना अमूल्य योगदान देकर के इस संविधान को हमारे लिए प्रस्तुत किया है। तो सबसे पहले मैं बताना चाहता हूँ 15 अगस्त 1947 से पहले भारत के ऊपर ब्रिटिश हुकूमत का शासन था। तो उस शासन व्यवस्था से संबंधित मैं आपको बताना चाहता हूँ कि 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई। उसी ईस्ट इंडिया कंपनी से भारत के अंदर कंपनी का शासन चला था 1773 से लेकर के 1858 तक। 1773 से लेकर 1858 तक अंग्रेज़ों के जो कंपनी शासन थे उन्होंने विभिन्न प्रकार के अधिनियम बनाए, जिसे एक्ट कहते हैं इंग्लिश में, हिंदी में अधिनियम कहते हैं। यानी अपनी सुविधाओं के हिसाब से उन्होंने भारतीयों पर कानून थोपे। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में। इसके अंदर क्या किया गया था, जो कंपनी के अधिकार थे वो और बढ़ा दिए गए और जो जनरल था उसको बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया था। उसके पश्चात 1784 के अंदर पिट्स इंडिया एक्ट आया, जिसके अंदर जो कंपनी थी उसको राजनीतिक और व्यापारिक कार्य अलग अलग उनके विभाजित किए गए। इसके पश्चात 1853 का चार्टर अकाउंट, जिसके अंदर केंद्रीय विधान परिषद का गठन किया गया। फिर आपको बताना चाहूँगा उसके पश्चात 1853 के पश्चात भारत के अंदर 1857 की क्रांति हुई। तो उस क्रांति से अंग्रेज का जो हुकूमत साम्राज्य था पूरा हिल गया था। तब अंग्रेजों ने अपने साम्राज्य की रक्षा के लिए ताज का शासन, यानी 1858 से लेकर के 1947 तक, तो 1858 का भारत शासन एक्ट बहुत ही अंग्रेजों की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। क्यों कि इन्होंने जो शासन सत्ता थी कंपनी से हटा करके ब्रिटिश राज से, यानी महारानी विक्टोरिया के अधीन सीधी कर दी गई। तो ये महत्वपूर्ण है 1858 का भारत शासन एक्ट, जो कंपनी के शासन से हट करके सीधा महारानी विक्टोरिया के अधीन चला गया। और उसके बाद में देखो कहाँ से कहाँ तक, 1858 से लेकर के 1947 तक जो ब्रिटिश शासन, जो साम्राज्य महारानी विक्टोरिया के अधीन चला था, उन्होंने भी अपनी सुविधा के हिसाब से भारत के ऊपर विभिन्न प्रकार के अधिनियम स्थापित किए। सबसे पहले मैं बताना चाहता हूँ जो हर बार महत्वपूर्ण भी है, 1909 का एक्ट। 1909 का एक्ट क्या है जी, क्यों प्रसिद्ध है, ये सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व करता है। अब इसमें प्रश्न बन सकता है कि 1909 के एक्ट में कौन सचिव और वायसराय थे। तो 1909 के एक्ट में मार्ले सचिव, भारत सचिव थे, और मिंटो भारत में वायसराय थे। अब मैं आपको बताना चाहता था उसके बाद में 1919 का एक्ट, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड। मॉन्टेग्यू भारत सचिव थे ब्रिटेन में और चेम्सफोर्ड भारत के वायसराय थे। उसमें क्या हुआ कि 1919 के एक्ट में केंद्रीय और प्रांतीय सूची अलग की गई और उत्तरदायी सरकार की पहली बार इसमें बात की गई थी। अब आपको बताना चाहता हूँ सबसे महत्वपूर्ण भारत शासन अधिनियम 1935। तो 1935 भारत शासन अधिनियम में बताना चाहता हूँ यही हमारे संविधान का मूल आधार है। तो इसमें क्या किया गया, 1935 में संघ सूची, राज्य सूची और संवर्ती सूची बनाई गई, जिसमें 59 संघ, 54 राज्य और 36 संवर्ती सूची की विषय बनाए गए। इसमें 321 धाराएं और 10 अनुसूचियां थी। अब इसमें क्या किया गया, द्वैध शासन को समाप्त किया गया, एकरी नागरिकता बताई गई और भारत में अंदर एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना इसी के अंतर्गत की गई। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947
ब्रिटिश के जो पीएम थे क्लीमेंट एटली ने 20 फरवरी 1947 को एक घोषणा की थी कि 30 जून 1947 से पहले जो ब्रिटिश शासन है वो भारत से समाप्त हो जाएगा और भारतीयों को अपनी सत्ता सौंप दी जाएगी। इसके पश्चात माउंटबेटन योजना हुई जिसमें भारत पाकिस्तान का विभाजन बताया गया था। अब आपको संविधान के इतिहास के बारे में थोड़ा ले चलता हूँ कि संविधान बनाने के लिए किसी कमेटी की जरूरत हुई तो उसे हम संविधान सभा कहते हैं। तो संविधान सभा का प्रस्ताव सबसे पहले किसने रखा, ये भी बहुत अच्छा सवाल है, आपको बताना है एम एन रॉय। 1934 में एम एन रॉय ने संविधान सभा के गठन के अपने स्वयं के विचार प्रस्तुत किए गए थे। फिर उसके बाद में 1935 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपने संविधान निर्माण के लिए आधिकारिक रूप से घोषणा की थी। अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि 1938 में भारत के पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने घोषणा की थी कि भारत का संविधान जो भारत के वयस्क मताधिकार के आधार पर हम स्वयं मिलकर के अपने संविधान का निर्माण हम स्वयं करेंगे। तो फिर 1940 में अगस्त प्रस्ताव को स्वीकार किया गया। फिर क्रिस्ट मिशन भारत आया था 1942 में। उसके बाद में कैबिनेट मिशन आया। उस कैबिनेट मिशन के प्रस्तावों के अनुसार नवंबर 1946 में संविधान सभा का गठन किया गया था। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ उसमें कुल क्या थे, कैसे उसकी फ्रेमवर्क थी। तो कुल उसमें सदस्य थे 389, जिसमें 296 ब्रिटिश भारत के थे तथा 93 देसी रियासतों से थे। इस प्रकार इन्होंने 289 सदस्य थे। अब इसके चुनाव जुलाई और अगस्त 1946 में शुरू हुए थे। इसके बाद में इस चुनावों में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 208 प्रतिनिधि, मुस्लिम लीग के 73 प्रतिनिधि और स्वतंत्र पार्टियों से 15 प्रतिनिधि, इस प्रकार ये कुल 389 सदस्य बने थे। अब मैं आपको बताना चाहता था इस जो कमेटी के अंदर जो चुनाव हुआ था इसमें देसी रियासतों ने भाग नहीं लिया था, जिसके कारण हमारे जो 93 सीटें थी वो खाली रह गई थी। अब इस संविधान सभा के चुनाव के पश्चात इनकी पहली बैठक, परीक्षा में प्रश्न बन सकता है, संविधान सभा की पहली बैठक कब की गई, तो आपको बताना है 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक आयोजित की गई थी और इसके अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद को बनाया गया था। लेकिन इसी पहली बैठक के अंदर मुस्लिम लीग अलग हो गई। क्यों? कि वो अपने आप को पाकिस्तान के बंटवारे के ऊपर अड़ी हुई थी और इसी मुस्लिम लीग के अलग होने के कारण पहली बैठक में मात्र 211 सदस्यों ने भाग लिया था। प्रश्न बन सकता है पहली बैठक में कितने सदस्यों ने भाग लिया? 211 सदस्यों ने। किसने भाग नहीं लिया? मुस्लिम लीग ने भाग नहीं लिया। क्यों नहीं लिया? क्योंकि वो पाकिस्तान के ऊपर अपना अलग रुख रख रहे थे। फिर इसके बाद में 11 दिसंबर 1946 को इस जो संविधान सभा के अध्यक्ष बनाए गए थे राजेंद्र प्रसाद और उपाध्यक्ष H.C. मुखर्जी को बनाया गया था और इस संविधान की सभा के संवैधानिक सलाहकार सर B.N. रॉय को बनाया गया था। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ 13 दिसंबर 1946 को हमारे जो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे उन्होंने उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया गया था कि हमारी संविधान सभा का क्या उद्देश्य है, वही हम भारत के लोग जो प्रस्ताव में बताया गया उससे संबंधित उन्होंने अपने उद्देश्य प्रस्तुत किए थे। उस उद्देश्य को संविधान सभा ने 22 जनवरी 1947 को सर्वसम्मति से स्वीकार कर लिया। साथियों, मैंने ये संविधान के बारे में बताया। अब संविधान सभा की जो अगली बैठक है उसमें कौन कौन से निर्णय लिए गए, उनमें संविधान सभा की जो समितियां बनाई गई, अलग अलग समितियां किस प्रकार बनाई गई, उनके अध्यक्ष कौन बनाए गए, फिर उसके बाद में संविधान के मुख्य धाराएं कितनी हैं, अनुच्छेद कितने हैं, अध्याय कितने हैं, ये हम हमारे अगले टॉपिक में पढ़ेंगे। साथियों नमस्कार।